दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों की सेवा में, फिर से वृत्त लेकर के पार्ट 2 कक्षा 10 के लिए। चलो देखते हैं। तो आज मैं फिर से पहले वीडियो में जो बता चुके थे कॉन्सेप्ट वृत्त का, उसको फिर दोहरा देता हूँ शॉर्टकट तरीका से। ये मान लेते हैं कि मेरा है ये नियत बिंदु, और नियत बिंदु से एक वृत्त का निर्माण कर दिए। ठीक है, किसका निर्माण कर दिए? वृत्त का। ठीक है, ये वृत्त हुआ, ये इसका वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। ठीक है, और केंद्र से वृत्त की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, जिसको सूचित करते हैं आर से। और यदि इसको इधर से पार कर देंगे, केंद्र होते हुए पार कर देंगे इसको, इस रेखाखंड को, तो ये कहला जाएगा मेरा व्यास कहला। क्या कहलाएगा? व्यास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यदि पार कर देंगे केंद्र होते हुए, तो इसको क्या कहेंगे? व्यास। और उसी तरह यदि इधर से इस ओर से दूसरे ओर तक जाएंगे, लेकिन उसको केंद्र से पार नहीं करेंगे, केंद्र से हट करके रहेगा, तो इसको कहेंगे हम जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। ठीक है, और ये तो मेरा वृत्त हुआ। ठीक है, अब वृत्त के अंदर का जितना भी भाग हो गया वृत्तीय क्षेत्र। ठीक है, और वृत्त से बाहर का क्षेत्र जो है उसको कहेंगे बहिर्भाग कहेंगे, और वृत्त के अंदर के भाग को क्या कहेंगे? अभ्यंतर कहेंगे। ठीक है, और ये जो लंबाई है यहाँ से तक मान एक चक्कर पूरा करेंगे, यहाँ से वृत्त से होते हुए गुजरेंगे, यहाँ आएंगे, नहीं एक चक्कर पूरा करेंगे, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि। तो इसका पहले कुछ फार्मूला होता है, उसको लिख देते हैं। जैसे कि आवश्यक फार्मूला जैसे कि हो गया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास नहीं, इसको डी से सूचित करते हैं, बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने आर, क्योंकि त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, इसलिए 2 गुने त्रिज्या या 2 गुने आर। दूसरा होता है, मान लेते हैं कि त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर होगा व्यास बटे 2, यानी हम इसको या में लिख सकते हैं या डी बटे 2, यानी कि डी मतलब क्या होता है? व्यास होता है, इसलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि डी बटे 2। ठीक है, तीसरे नंबर में इसका वृत्त की परिधि, एक परिधि होता है सी होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, चौथे नंबर में हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे इसको पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा वृत्त का व्यास, त्रिज्या, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको तो हम लोग कक्षा 7, 8 में भी पढ़ते हैं, फिर भी हमको थोड़ा सा इसको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे आपके क्लास के लिए, जैसे कि 10th के लिए जो आवश्यक फार्मूला है, चलो उस पर भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कॉन्सेप्ट में बताए थे कि ये हमारा क्या होता है? वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है, और ये इसका क्या है? केंद्र। ये हमारा क्या हो गया? वृत्त। अब वृत्त के बीच में जो ये नियत बिंदु होता है, इसको कहते हैं केंद्र। ठीक है, अब हम ये भी जान चुके हैं इसमें कि ये केंद्र से वृत्त का जो दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा क्या कहलाता है? त्रिज्या। चाहे हम इधर भी ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? मेरा त्रिज्या कहलाएंगे। इस तरह से, और ये मान लेते हैं ये वृत्त
एक वृत्त का एक केंद्र, केंद्र को मानते हैं, एक केंद्र का नाम क्या है, ओ केंद्र, ओरिजिन ओ केंद्र, ठीक है। ओ से इसको डिनोट कर दिए, केंद्र मेरा क्या है, ओ है। और यदि इस वृत्त में एक त्रिज्या हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, ये त्रिज्या ले लिए, दूसरा त्रिज्या हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ इसमें इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखते हैं, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से वृत्तीय चाप के माध्यम से एक आकृति का निर्माण कर दिया, ठीक है। दो त्रिज्या और एक चाप क्या कर रहा है, एक आकृति का निर्माण कर दिया। तो इस तरह का जो आकृति रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहेगा, और इधर से घूरते हुए आएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं कि यह चाप है, चाप का यहाँ बिंदु मान लेते हैं, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। ये पी, ये मेरा क्या हो गया, क्यू हो गया। तो इस तरह से ओ, पी, क्यू और ओ जो ये आकृति बनाई, इस आकृति को हम कहेंगे त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड, ठीक है। यानी कि इसका परिभाषा हम कर सकते हैं कि दो त्रिज्या, किसी वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड, ठीक है। यानी कि कोई भी वृत्त है और उसमें यदि इस तरह का दो त्रिज्या रहेगा, ठीक है, और उसको संगत चाप के माध्यम से यदि एक घिरा क्षेत्र हो जाए, बन जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। तो किसका त्रिज्याखंड कहेंगे, तो वृत्त का त्रिज्याखंड। किसका त्रिज्याखंड कहेंगे, वृत्त का त्रिज्याखंड, ठीक है। तो इस तरह का आकृति को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, ठीक है। और इस तरह से ये भी जो बना गया आकृति, ये भी मेरा क्या हो गया, त्रिज्याखंड, क्योंकि इसमें भी यहाँ से आता क्या है, एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और इस तरह की ये भी आकृति बन गया, ये भी मेरा क्या हो गया, चाप हो गया। इस तरह से ये भी क्या हो गया, मेरा त्रिज्याखंड हो गया, ठीक है। इस तरह से जब इसको इस तरह रहेगा, यदि हम इसको काट के अलग कर देंगे, इसका मेरा इंटरफेस किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। देखो ये इसका केंद्र हो गया ओ, ठीक है। ये इसको त्रिज्या मिला दिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये मेरा बिंदु पी है, ये आर क्यू है, ठीक है। यही आकृति यहाँ है, ये आर हो गया, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। यदि हम इसको यहाँ से काट के अलग कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट करके अलग कर देंगे, इसका आकृति किस तरह बन जाएगी, इस तरह से। देख लो, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा आर हो जाएगा। तो इस तरह से एक इंटरफेस तैयार, दो टुकड़ा तैयार हो जाता है वृत्त में। तो इस टुकड़े को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे, इस टुकड़े को भी क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। दोनों टुकड़ा क्या कहलाएगा, मेरा त्रिज्याखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। लेकिन इसमें देखते हैं जो वृत्त का जो टुकड़ा है, ये दो टुकड़ा है, ठीक है। एक छोटा है, दूसरा क्या है, बड़ा है, लेकिन ठीक है। तो जो छोटा रहेगा हम उसको कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। ये मेरा हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा हमको इंक भरना पड़ेगा। तो इसमें अब इंक डाल दिया, अब देखते हैं। तो इस तरह से वृत्त में यदि इस त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या और इस त्रिज्या के माध्यम से यदि उसको काट के अलग कर दें, इस तरह से हमारे पास वृत्त का दो टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको भी क्या कहेंगे, जैसे यहाँ बताया कि इसको क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। तो उसी तरह ये दोनों दो टुकड़ा हो चुका है, इसको भी क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड, ठीक है। और इसको भी क्या कहेंगे हम, त्रिज्याखंड, ठीक है। दोनों में मेरा क्या हो गया, त्रिज्याखंड। लेकिन एक बड़ा है, दूसरा क्या है, छोटा है। तो जो छोटा रहेगा उसको कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड। किसको, छोटे वाले को, ठीक है। और जो बड़ा रहेगा उसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो ये मेरा बड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे दीर्घ,
दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये मेरा छोटा है इसलिए इसको कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड, कोई दिक्कत? तो इस तरह देखते हैं कि यदि इसमें कोई भी त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड ले लो या लघु त्रिज्याखंड ले लो, तो इसमें देखते हैं कि दो त्रिज्या है, यदि ये इधर से त्रिज्या है ये, और ये भी क्या है त्रिज्या, और ये क्या है वृत्त का केंद्र है ना, केंद्र यहाँ, ठीक है। तो इस तरह दोनों त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं यहाँ बीच में क्या कर कुछ कोण बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है, और इस कोण को हम डिनोट करते हैं, मान लेते हैं थीटा, किससे करें, थीटा से। थीटा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। ये छोटा आकृति इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये थीटा, ठीक है। थीटा मतलब क्या हो गया यहाँ कोण, ठीक है, यानी कि हम ये देख जा मतलब कोई सवाल में रहेगा तो थीटा वहां नहीं रहेगा, ठीक है। थीटा की जगह क्या रहेगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो वह किसके जगह पर रहेगा, थीटा के जगह पर रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसका यहाँ से आता कौन बन गया, कितना बन गया, थीटा कितना बन गया, थीटा। तो इस तरह से इसमें छोटा वाला मतलब त्रिज्याखंड अर्थात लघु त्रिज्याखंड में इसका कौन बन गया यहाँ से थीटा। तो इस तरह से देखते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड है, इसमें भी तो ये त्रिज्या है, ठीक है, इसमें भी तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कौन बनता होगा, इसका मान कितना हो जाएगा। तो देखो हम जानते हैं कि एक बिंदु, ये मानते एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री कोण बनता है, ठीक है, मानते हैं एक रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु लेते हैं तो यहाँ से तक कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना। उसी तरह अब यदि हम नीचे से ले लेंगे, इस तरह से यहाँ ले लेंगे तो इधर भी 180 डिग्री कोण बनेगा। तो इस तरह से हमको पता हो गया कि एक बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री कोण हो गया, 180, और 180 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 360, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि एक बिंदु के यदि चारों ओर यदि हम कोण लेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री कोण बनेगा। तो उसी तरह यहाँ भी ये बिंदु जो है ये केंद्र है, इसके चारों तरफ कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, जिसमें से यहाँ कट के अलग हो गया कितना, थीटा हो गया। तो अब यहाँ कितना बचा, ठीक है, कितना बचा, तो मान लेते हैं यहाँ यदि 20 रहेगा, यहाँ यदि इतना सा कोण का मान रहता है 20 रहता, और यहाँ टोटल का मान, ये यहाँ से टोटल का मान तो हमको पता है कि 360 डिग्री होता है, और यदि इसमें त्रिज्याखंड में यदि इसका मान रहता है 20 डिग्री रहता है, कितना डिग्री रहता है, 20 डिग्री। तो यदि यहाँ से हम इसको काट के अलग कर दे तो 20 डिग्री मेरा क्या हो, कट के अलग हो गया। तो उसमें बचा कितना, तो यानी 360 डिग्री का टोटल कौन था इसमें चारों तरफ, ठीक है, और उसमें 20 डिग्री मेरा करके कट के अलग हो गया, तो बचा कितना, 340 डिग्री, कितना बचा, 340 डिग्री। अर्थात यानी कि इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 360 डिग्री में माइनस कर देंगे, किसको कर देंगे, थीटा को, किसको कर देंगे, थीटा को, यानी कि यहाँ से टोटल था 360 डिग्री, उसमें से थीटा यहाँ कौन क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया, इसमें बचा कितना, यानी 360 डिग्री में थीटा कौन क्या हो गया, उसमें हट गया, क्या हो गया, हट गया, यानी हट गया मतलब क्या हो गया, घट गया, क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका कौन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड का कौन कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। देखो त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या होता है, देखो इसका परिभाषा, किसी वृत्त के दो त्रिज्याएं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है, यानी कि दो त्रिज्या, कोई वृत्त रहेगा उसका दो त्रिज्या रहेगा और एक क्या रहे संगत चाप रहेगा, उससे जो घिरा क्षेत्र रहेगा उसको क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। जैसे के लिए ये त्रिज्या, एक तो त्रिज्या यहाँ, दूसरा त्रिज्या ये है, और ये क्या मेरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, संगत चाप है। इस तरह से संगत क्या बताया परिभाषा में कि दो त्रिज्या है, तो एक त्रिज्या मेरा ये हो गया, दूसरा त्रिज्या ये हो गया, और संगत चाप ये हो गया। इस तरह से जो घिरा क्षेत्र हो गया हम इसको क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे।
चलो ठीक है, इसको नोट किया जाए। अब हम चलेंगे वृत्तखंड पर। तो अब थोड़ा सा वृत्तखंड का के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो वृत्तखंड से पहले फिर त्रिज्याखंड के बारे में एक बार याद दिला देता हूँ। जैसे कि ये मेरा वृत्त हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया केंद्र, इसका ये क्या हो गया त्रिज्या, ये भी मेरा क्या हो गया त्रिज्या। अब दोनों त्रिज्या के माध्यम से यहाँ कुछ कोण का निर्माण हो गया, इसको हम थीटा से सूचित कर देते, क्या करते हैं थीटा से सूचित कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ये दोनों त्रिज्या और ये संगत चाप, ठीक है, इस तरह से दो त्रिज्या और संगत चाप क्या कर रहा है, एक इंटरफेस तैयार कर रहा है। तो इस इंटरफेस को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे, ठीक है। और ये भी, ये जो बड़ा भाग हो गया, इसको भी क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। जस्ट मैंने अभी बताया था कि ये इस तरह से जो दो त्रिज्या और चाप क्या करता है, एक इंटरफेस तैयार करता है। इस तरह से ये जो छोटा भाग रहेगा इसको क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। लेकिन कौन सा, ये दोनों दो टुकड़ा हो गया ना, तो दोनों भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। लेकिन जो बड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, दीर्घ, ठीक है। और जो छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, लघु, ठीक है। तो छोटा वाला टुकड़ा हो गया लघु त्रिज्याखंड, बड़ा वाला हो गया क्या, दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो इसी तरह अब हम चलेंगे वृत्तखंड पर। तो वृत्तखंड क्या होता है, देखो ये एक मान लेते हैं, ये क्या है, एक वृत्त, क्या है, वृत्त है, और इसका ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। हमको ये भी पता है कि यदि केंद्र से हट करके एक रेखाखंड इस तरह से खींच देंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा, जीवा कहते हैं। और जीवा का नाम मान लेते हैं, ये ए है, ये क्या है, बी है, क्या है, बी है। और ठीक है, तो ये जीवा क्या कर रहा है, इस वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है। कितने भागों में विभाजित कर रहा है, दो भागों में, ठीक है। तो इस तरह से जो बड़ा भाग है, तो इस तरह से दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले जान लेते हैं, ये दो भागों में विभाजित कर दिया। तो इस तरह जो दो भागों में विभाजित कर दिया, तो इस तरह दोनों भाग को क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। दोनों भाग, इसको भी वृत्तखंड कहेंगे, इसको भी क्या करेंगे, वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा भाग रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा भाग रहेगा उसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। जिस तरह से हमने इसमें बताया कि बड़े वाला भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड, छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड। उसी तरह जस्ट इसमें भी होगा, जो बड़ा भाग है इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और जो छोटा भाग रहेगा उसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको लिख देंगे। ये हो गया मेरा दीर्घ वृत्तखंड, और ये जो छोटा भाग हो गया इसको कहेंगे लघु। वृत्तखंड, कोई दिक्कत। तो अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का और वृत्तखंड का। चलो उसको नोट कर देते हैं। और नोट करने से पहले इसका परिभाषा एक बार वृत्तखंड का दे देता हूँ, ठीक है, सही रहेगा। वृत्तखंड किसी कहते हैं, ठीक है, यानी कि किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि कोई वृत्त रहेगा और उसमें ये क्या रहेगा, एक जीवा रहेगा, हाँ। तो ये जीवा और ये जो वृत्त का ये जो चाप है, हाँ, इससे जो घिरा क्षेत्र रहेगा उसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड। इस तरह से यहाँ ये भी चाप है, हाँ, ये भी मेरा क्या हो गया, वृत्त का ये क्या हो गया, चाप हो गया, ये जीवा हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त का ये चाप हो गया। इस तरह से मेरा एक घिरा क्षेत्र तैयार हो गया इधर का, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। और इधर भी देखते हैं ये जीवा है और ये भी क्या है, वृत्त का एक चाप है। इस तरह से इधर भी एक घिरा क्षेत्र तैयार हो गया, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, वृत्तखंड। इस तरह से दो भाग हो गया इसमें, ये बड़ा भाग है छोटा भाग, इसलिए बड़ा वाला भाग को कहेंगे दीर्घ। क्या कहेंगे, दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड। और छोटा वाला भाग कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो चलो इस त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का कुछ फार्मूला होता है उसको भी लिख देते हैं। जैसे एक नंबर 1 में
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसको अब नोट किया जाए। ठीक है, ये तो मेरा फॉर्मूला, जैसे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, त्रिज्याखंड की परिमिति बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, चौथा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुने होता है पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला है। चलो एक और फार्मूला इसमें बताते हैं, तो इसको पहले नोट किया जाए। ठीक है, चलो अब एक और फार्मूला बता देते हैं। मान लेते हैं कोई त्रिभुज रहेगा, क्या रहेगा? त्रिभुज रहेगा, और उसका दो भुजा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? दो भुजा, और उसका एक कोण दिया रहेगा, शीर्ष कोण। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, और ये भी मेरा क्या, इस तरह से एक मेरा त्रिभुज है, इसका ये भुजा हो गया, मतलब पता है। तो फिर बनाता हूँ, ये भुजा एक त्रिभुज है, इसमें ये एक कोण है, इसको मान लेते हैं थीटा है। क्या कोण, क्या है? थीटा है। और ये इसका ये भुजा और ये भुजा क्या हमको पता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, दो भुजा दिया रहेगा और उसका एक शीर्ष कोण दिया रहेगा। हाँ, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो देखो कैसे होता है क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा दिया हो, क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ, उस त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है कि हाफ इंटू पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा इंटू साइन थीटा। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहली भुजा गुना दूसरी भुजा गुने साइन थीटा। इस फॉर्मूला के माध्यम से कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा और दो भुजा उसका दो भुजा दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा, शीर्ष कोण, तो उसका इस तरह से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो इसका प्रयोग हम बताएंगे कक्षा 10 के कुछ इसी कक्षा 10 का जो आएगा अध्याय 12 उसे इसका बताएंगे। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो।